और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको याद होगा मेरठ का सौरव हत्याकांड, उसमें एक नया वीडियो आया है। वो बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो है। 17 टुकड़े करने के बाद होली पार्टी, नाचने गाने का वीडियो, हैरान कर देने वाला वीडियो, जहां पर सौरव हत्याकांड में जो आरोपी मुस्कान रस्तोगी है, वो उसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पति की हत्या के बाद ये बॉयफ्रेंड के साथ होली खेलती हुई नजर आई, पार्टी करते हुए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, पति को मारा, बॉयफ्रेंड के दिखाई एक बार वीडियो तस्वीरें देखिए आप। ये जो तस्वीरें हैं, ये आपकी जानकारी के लिए, ये सौरभ बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ होली खेलती हुई जो ये दिखाई दे रही है। सौरभ की हत्या के बाद इस वीडियो में मुस्कान और साहिल काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि 4 मार्च को सौरभ की हत्या के बाद दोनों जब घूमने के लिए कसौली गए, ये वीडियो उसी दौरान का है। पति को मारा, बॉयफ्रेंड के साथ होली पार्टी। ये 17 टुकड़े करने के बाद डांस चल रहा था यहां पर, यानी कि जब सौरभ का शव घर में पड़ा था, सीमेंट के ड्रम में पड़ा था, 17 टुकड़े, तो ये होली का जश्न चल रहा था यहाँ पर। इससे पहले याद होगा मुस्कान का अपने पति के साथ भी डांस करते हुए वीडियो आया था, जिसमें कहा गया था साहब 2 तस्वीरें थी कि कत्ल से पहले डांस, कत्ल के बाद डांस। मतलब ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक कहानी, जहां रिश्तों को ऐसा शर्मसार किया गया। 2 तस्वीरें हैं, कत्ल से पहले डांस पति के साथ, फिर कत्ल के बाद डांस बॉयफ्रेंड के साथ। हैरान कर देने वाली कहानी। आगे बढ़ेंगे। आज की एक सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ गया साहब। कांग्रेस ने हद पार कर दी। ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने बाने को तहस-नहस करना चाहते हैं। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच कैसी है, ये इसका संकेत भी देती है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। Through this 4% Muslim reservation, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam. Reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. कांग्रेस पार्टी इस कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स में और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स में रोज एक नया पैमाना बना रही है। वो देश के लिए खतरा है। इतना बैकवर्ड है पूरे इंडिया में मुस्लिम समाज, उनको ओबीसी में ले ले, एमओबीसी में ले ले। Inside the parliament, we will fight this in the assembly in Karnataka. We will also take the fight to the streets. We will question this in the courts and make sure that this will not be rolled out. That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मनमोहन सिंह ने कहा था। वो गारंटी पूरी कर दिया कांग्रेस ने साहब। मगर इस चीज को समझिए, मोदी ने ना कई बार वार्न किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चेताया कि इंडिया अलायंस का इरादा ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का है। मोदी ने बताया था, मोदी ने चेताया था। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों पर कई बार कहा साहब कि गठबंधन का ओबीसी प्रेम ना सिर्फ दिखावा है, इसलिए ओबीसी का हक मारकर मुस्लिम आरक्षण देने से कांग्रेस या इंडिया अलायंस परहेज नहीं करेगा। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि वोट बैंक के सामने मुजरा करेगा विपक्ष, तब बड़ा बवाल हो गया था कि प्रधानमंत्री के कैसे शब्द हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने याद करिए कहा था कि वो SC ST OBC के भाई बहनों को वो सचेत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष उनको अंधेरे में रखकर ओबीसी का हक मारने, उन्हें लूटने की प्लानिंग कर रहा है।
और यकीन मानिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कह रहे थे, क्योंकि आज की बहुत बड़ी खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने जा रही है। दे दिया है, पास हो गया बिल। ठेकों में, सरकारी ठेकों में 2 करोड़ से नीचे रिजर्वेशन मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों, जिस पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ओबीसी जो आरक्षण है ये ओबीसी कैटेगरी 2B में दिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पेंच है, इसमें जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, ये ओबीसी कैटेगरी 2B से दिया गया है। यानी ओबीसीज और पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी करके अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश। किसका हक मारा गया? जो बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया, ओबीसीज का। अच्छा, लेकिन खबर ये नहीं है, छोड़िए ना सरकार, खबर ये नहीं है। जिनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला हो गया, मुस्लिम आरक्षण दे दिया, आगे सुनिए साहब क्या है, दिखाइए साहब। मुस्लिमों को, मतलब अल्पसंख्यकों को आरक्षण, ठीक है। लोक निर्माण ठेकों में 4%, इमामों को 6,000 रुपए भत्ता, 150 करोड़ वक्फ के लिए, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 की मदद, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख, मुस्लिम बहुल इलाके में ITI कॉलेज, मुस्लिम बहुल इलाके में। और सुनेंगे आप, हैरान हो जाएंगे साहब, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस वेव ऑफ, तकनीकी जो इस तरह के कोर्सेज हैं उसमें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% वेव ऑफ। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, चलिए अच्छी बात है। मुस्लिम कॉलोनी के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। विदेश में शिक्षा के लिए 30 लाख, अगर अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ना चाहते हैं। दूसरे बच्चों ने क्या गुनाह किया साहब? ये भेदभाव क्यों? ये कर्नाटक सरकार का बजट है, जिसे बीजेपी ने मुस्लिम लीग का बजट बता दिया, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया, राहुल को आलमगीर और राहुल जेब बताया, औरंगजेब से तुलना करते हुए। विवाद सबसे ज्यादा ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर है, जिसे बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट जिहाद बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट जिहाद 2014 के चुनाव में जबरदस्त हार हुई थी ना, याद है आपको? तब कांग्रेस की एक एंटनी कमेटी ने क्या कहा था कि देश में धारणा है साहब कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक पार्टी है, अति अल्पसंख्यकवाद की वजह से कांग्रेस डूब रही है, मतलब अति अल्पसंख्यकवाद। एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद भी ना कांग्रेस ने शायद कोई सबक नहीं लिया। 19 हारे, 24 हारे, कितने राज्यों में चुनाव हारे, 10 सालों में राज्यों में हार की हाफ सेंचुरी लगा चुकी, लेकिन शायद कांग्रेस ने अभी तक इससे कोई सबक नहीं लिया। इसलिए अब कर्नाटक सरकार ने तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए सरकारी ठेकों में भी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दे दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा है, संबित पात्रा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और सरकार का क्या पक्ष है, एक बार वो सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनाइए। Reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment. This one. कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टीकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले। एक तो मेरे साथ आज मेरे सहयोगी यतेंद्र भी यहाँ स्टूडियो में, शायद हमको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कांग्रेस की नीति क्या है। यतेंद्र, स्वागत है आपका। आज मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लॉयर हैं। क्योंकि भाई ये कोर्ट की दहलीज पर क्या ये दम तोड़ देगा? क्योंकि संविधान के लिहाज से धर्म आधारित आरक्षण होगा, नहीं होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो शायद समझाएंगे। और डॉक्टर निकुल पटेल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिजवान भाई, अगर आप समझा दें मेरे को, ये 4% सरकारी ठेकों में जो तुष्टीकरण का ठेका कांग्रेस ने लिया है, जिसको बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट जिहाद बता रही है, ये वाइबल है? कॉन्स्टिट्यूशनली लोग समझना चाहेंगे, ये हो भी सकता है 4% माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन सरकारी ठेकों में? मेरे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़ेंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद।
जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को लेकर बहुत क्लियर है कि आरक्षण मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं हो सकता। एंड देयर आर मोर देन 10 और 12 रूलिंग्स ऑन दिस। नंबर 1, बिल्कुल छोटा सा जवाब। नंबर 2, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती अपनी कौम की कि हमारी कौम को एक तरीके से आज़ादी और बंटवारे के बाद इस देश में रखा गया, वो जो भी तरीका था तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का, अमन भाई 60 साल एक तरीके से उनको हैंडल किया गया। 60 साल बाद नतीजा निकला कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट आ गई और उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट की दुहाई देना और मातम करते हुए अक्सर मुस्लिम वक्ता और नेता मिल जाते हैं। उसके बाद इस देश का निजाम बदलता है, एक नई सरकार आती है 2014 में। वो मुसलमानों से कहती है या कहना चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तुम्हारे साथ 60 साल गलत हुआ है, मैं एक नए तरीके से तुम लोगों को देश में जगह दूंगा। अब मजे की बात यह है कि एक मुसलमान आदमी जहां सच्चर कमेटी रिपोर्ट के लिए मातम कर रहा है, जो 60 साल के तुष्टीकरण के बाद आई है, मातम उसके लिए भी कर रहा है और यह भी कह रहा है 2014 के बाद कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मुझे वो ही पुराना भारत चाहिए, तुष्टीकरण वाला। और जब पूछो तुष्टीकरण वाला कौन सा भारत, तो कहता है सच्चर कमेटी वाला भारत। अगर तुम्हें 2014 के बाद डर लगता है तो सच्चर कमेटी का मातम करना बंद कर दो। अगर तुम्हें सच्चर कमेटी का मातम करना है तो 2014 के बाद निजाम जो आया है उस पर 10-20 साल के लिए विश्वास करके देख लो। मजे की बात यह है, हम मुसलमानों को, आम मुसलमान को, मौलानाओं को, पढ़े लिखे मुसलमानों को दोनों से परेशानी है और दोनों पर विश्वास नहीं है। तो ऐसी कौम का समाधान क्या हो सकता है? कौम का दोष है या कौम को बरगलाने वाले का दोष है? दोष कौम का कैसे? कौम का दोष? मेरे भाई बरगलाने वाली, जहां तक बरगलाने वाली बात है तो फिर मुसलमान ये कहे हम 60 साल खुश थे और सच्चर कमेटी वमेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश थे। लेकिन वो ये भी नहीं कहते, इसका मतलब उनको कांग्रेस भी नहीं बरगला पा रही है। कुल मिलाकर ये जो हमारी कौम के रहनुमा और नेता हैं, ये पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में दही जमा दें, लेकिन वो समझ ना पाए कि ये कौम आखिर चाहती क्या है। प्रदीप भंडारी समझा देंगे। बताइए डॉक्टर भंडारी, प्रदीप भंडारी जी बताइए पहले तो। आलमगीर, राहुल जेब, आप तो राहुल गांधी के औरंगजेब से तुलना कर दी साहब आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं अमन जी कि राहुल गांधी एक मॉडर्न औरंगजेब हैं और मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहूंगा। आपने क्या देखा कि जब ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पास हुआ तो जो हर दूसरे दिन फतवा जो है जारी करते हैं, क्या किसी ने भी एक में मुस्लिम कम्युनिटी के जो विचारक है या जो नेताओं जो इनका वोट लेते हैं जिनने कहा कि भाई ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? सब जानते हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बेगम रसूल महल ने जब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो रही थी, बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कहा था मुस्लिम रिजर्वेशन विल लीड टू अ डिवीजन इन द सोसाइटी विच विल बी अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। परंतु कांग्रेस पार्टी ने तो मनमोहन सिंह के वक्त ही कह दिया था मुस्लिम्स को फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज चाहिए। पर इसका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है? इसका लॉजिकल एक्सटेंशन तो वही है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था। याद करिए, मुस्लिम लीग ने जब हिंदुस्तान के अंदर आजादी के पहले चुनाव हुए थे, 80% ऑफ यहां पे मुस्लिम लीग क्यों जीती थी? क्योंकि मुस्लिम लीग को यहां पे कुछ लोग समर्थन कर रहे थे पाकिस्तान के पक्ष में। तो आज जब पूरे के पूरे लोग इसमें शांत हैं, जो अपने आप को विचारक बताते हैं, सेक्युलर विचारक, वो ये कह रहे हैं कि वो धर्म बेस्ड रिजर्वेशन को आगे लेके जाएंगे। धर्म बेस्ड रिजर्वेशन का आखिरी स्टेप तो शरिया होता है और उसका आखिरी स्टेप तो जो हमने पाकिस्तान देखा, जो धर्म बेस्ड मुल्क है। हिंदुस्तान तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रिपब्लिक है और इसमें धर्म बेस्ड रिजर्वेशन की कोई जगह नहीं है। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु बार बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात होती है, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी सेक्युलर नेताओं के लिए ये होता है कि भाई हिंदू जो है वो शांत बैठे रहे और हिंदू के साथ भेदभाव। मैं कह रहा हूं इन कानूनी पेचीदगियों पर ना पड़ते हुए कांग्रेस ने बता दिया वो किसकी। आप लोग भी तो सो कॉल्ड हिंदूवादी, हिंदुत्व, हिंदू, आप लोग को ये फैसला करने से किसने रोका है? आप लोग सिर्फ चीखने चिल्लाने गाली दे कैसे कर दिया कांग्रेस ने? गलत बात है ये। वो कांग्रेस ने तो बता दी ना, मुझे याद है इंकलाब अखबार में भी था मुस्लिम पार्टी कांग्रेस, ऐसे करके लिखा गया था। तो कांग्रेस ने तो लाइन क्लियर कर दी ना साहब, बात खत्म ना, चैप्टर क्लोज। आप लोग तो अभी कंफ्यूज्ड हैं, मतलब यकीन मानिए आप लोग कंफ्यूज्ड हैं।
आप लोग आज, मैं बड़े दिल से, अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं। आप लोग कर दीजिए ना किसी स्टेट में, हाँ, कि इस ठेके में हिंदुओं को इतना आरक्षण कर दीजिए ना आप लोग। किसने रोका है आपको? वो तो मुस्लिम पार्टी कंफर्म, वो तो कह रहे हैं हाँ डंके की चोट पर। आप लोग क्या हैं? आप तो कंफ्यूज है ना। कम से कम कांग्रेस से ये तो सीखिए, कांग्रेस ने लकीर साफ कर दी, आप तो अभी भी कंफ्यूज्ड। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं, हम सनातनी पार्टी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेटर इन स्पिरिट में मानती है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान तुष्टीकरण के खिलाफ है। और इसीलिए हम वो पार्टी हैं जिसने अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब मंदिर बना, हमारे शासनकाल में बना। हम वो पार्टी है जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल ला रही है जिससे वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया के रूप में ना बने। और हम वो पार्टी है जिसके यहाँ पे जहां जहां हमारी सरकार है वहां तुष्टीकरण कहीं नहीं किया जा रहा है, परंतु हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं प्रदीप, सॉरी टू से, नहीं प्रदीप, और आप मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म, ये आप हिंदुओं के लिए कर नहीं सकते हैं। राम मंदिर कोर्ट के जरिए बना, मथुरा काशी अटका हुआ है। आप हिंदूवादी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को कुछ भी कहिए साहब, लेकिन कांग्रेस की लाइन क्लियर है, सीखना चाहिए कांग्रेस से। आप लोग कहने को हिंदूवादी हिंदूवादी सनातनी, क्या किया हिंदुओं के लिए? चलिए मैं पूछता हूं आपसे, राम मंदिर कोर्ट के जरिए, मथुरा काशी अटका हुआ, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वो आपसे हो नहीं रहा है। वक्फ को लेकर जो अमन जी, सनातन बोर्ड वो आप लोग ला नहीं पा रहे हैं। हिंदूवादी आप हैं, उनसे सीखिए। मैं बताता हूं जी। अच्छा अमन जी कितने सालों तक कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था और कौन लॉयर था? कपिल सिब्बल लॉयर नहीं था। आपने ये नहीं सोचा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी कोर्ट के अंदर मामला बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। कैसे सरकार उस वक्त पेटिशन दे रही थी? कोर्ट ने बनवाया नहीं, कोर्ट के अंदर हुआ पर पेटिशन बात खत्म। कोर्ट ने बनवाया, अध्यादेश लाते, मंदिर बनवाते नहीं ना, मंदिर बनवाया, मथुरा काशी सनातन बोर्ड कुछ नहीं किया, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण। वहां पे सही तरीके से ये, अच्छा अगर हम लोग वहां पे सही तरीके से पेटिशन नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आर्गुमेंट सही तरीके से रखा जाता? अरे इन्होंने परवाह की, इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने से पहले परवाह की। आज वक्फ का अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं, कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। मैं कह रहा हूं प्रदीप भाई, इस चीज को समझिए, इन्होंने परवाह की संविधान की? नहीं की ना। संविधान मुसलमानों को आरक्षण दिया 4%, अल्पसंख्यकों को जिसमें मुसलमान भी हैं, परवाह की नहीं ना। ये मुस्लिम पार्टी इंकलाब, ये मानते हैं, बात खत्म। आप तो हिंदूवादी, आपने क्या किया? मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नहीं खत्म, अभी तक है। इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग भूल जाइए, राम मंदिर निर्माण कोर्ट के जरिए, मथुरा काशी कुछ भी नहीं ना, छोड़िए ना उस तरफ। मैं तो कह रहा हूं इनसे सीखना चाहिए, इनको गाली देने के बजाय इनसे सीखना चाहिए। नहीं, हम उनसे सीखने वाले बिल्कुल लोग नहीं है, हम उनसे बिल्कुल नहीं सीखना चाहते। अगर हम उनसे सीखेंगे तो जाके हमको विपक्ष में बैठना पड़ेगा और कम्युनल वायलेंस बिल उनसे सीखने की बात है। और वापस से कहूंगा अमन जी, अगर आप डिटेल में, फिर तो नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल संविधान सुप्रीम है साहब, बिल्कुल सही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मिनट यतेंद्र आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर पटेल बताइए सर, ये आपको लग रहा है संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा सर? ये डॉक्टर पटेल। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने अपना शासन जब जब संभाला है, वो पूरे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है तो हम लाकर लाए हैं और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके वो तबके को आगे लाने का प्रयत्न किया है। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हो, अभी जब हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेरी स्पेसिफिकली बोल रही है ये सिर्फ मुस्लिम है। मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल कास्ट एक समूह है जातियों का, शेड्यूल ट्राइब एक समूह है जातियों का, उसी तरह माइनॉरिटीज भी एक समूह है। जो लोग इस माइनॉरिटीज में आते हैं, माइनॉरिटीज में हिंदू आते हैं क्या? माइनॉरिटीज में हिंदू आते हैं क्या? आप डेफिनेशन आपको भी पता होगी माइनॉरिटीज, तो हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हिंदुओं से क्या दिक्कत है? हिंदू में पिछड़ी नहीं है क्या? 96% तो है ना। नहीं तो हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे याद है जब सीए में नागरिकता दी जा रही थी, जिसमें सबको दी जा रही थी मुसलमानों को छोड़कर, तो आप लोग कह रहे थे शामिल करो, देश जल गया उसके चक्कर में, दिल्ली जल गई। आपके इस माइनॉरिटीज में हिंदू हैं क्या? शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया पढ़ाई में। नहीं तो आपने माइनॉरिटीज को पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं दिया। अरे तो वो तो उनको भी मिल रहा है, वो तो मुस्लिम्स में भी जो हिंदू नहीं है, वो तो मुसलमानों में भी जो ओबीसी है उनको भी मिल रहा है। डॉक्टर पटेल डोंट कंफ्यूज, जो मुसलमानों में ओबीसी हैं उनको भी मिल रहा है। आप दूसरी ओर बात ले जा रहे हैं, आप दूसरी ओर बात ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप बोल रहे हैं हिंदुओं को नहीं दिया क्या रिजर्वेशन? मैं पूछना चाहूंगा, ये धर्म के आधार पर देना क्यों है? शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है। अरे तो धर्म के आधार, माइनॉरिटीज धर्म है ही नहीं, वो कम्युनिटी है जो पूरा एक कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, अरे कैसी समझाना चाह रहे हैं। सुनिए आपकी बात, माइनॉरिटी मतलब धर्म नहीं है। अच्छा, माइनॉरिटी मतलब धर्म नहीं होता?
जो डीके शिव कुमार जी बोल रहे थे वही मैं समझाना चाहता हूं। ये ठीक है। कोई शिक्षा या नौकरी में नहीं है, ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, जहां पे 1 करोड़ या 2 करोड़ का ठेका है, जहां SC ST SC BC सबको था, वहां पे अमेंडमेंट करके माइनॉरिटीज वर्ड ऐड किया है। सही बात। यहाँ पे सही प्योरली बात। पहला माइनॉरिटीज वैसे भी अल्पसंख्यकों का है साहब, हिंदू तो वैसे सेकंड ग्रेड सिटीजन है भारत में। बीजेपी से पूछता है सनातन बोर्ड तो कहते हैं देखते हैं। आप लोग वैसे हिंदुओं को नहीं पूछते। आप लोगों ने बता दिया, मनमोहन सिंह ने बोला था ना, अल्पसंख्यकों पर पहला हक जो है संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का। आप तो कह रहे हैं माइनॉरिटी, भाई माइनॉरिटी को दिया, कर लो जो कर रहा है। पहले यतेंद्र आप बता दी, वो कह रहे हैं माइनॉरिटी का मतलब आप समझिए रिलीजन से नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद यतेंद्र भाई। देखिए बिल्कुल, अगर ये माइनॉरिटी का शब्द जो बता रहे हैं ऐसे, तो फिर AMU में भी शायद माइनॉरिटी के आधार पर ही दिया हुआ, ये 50% शायद मुस्लिम्स के लिए दिया है, वो भी बड़ा है। वहाँ पर आपकी वो ये परिभाषा कहाँ जाती है? या फिर आप मानेंगे कि जहाँ पर हिंदू, अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाऊं, जहाँ जिन प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, क्या उनको इस तरह के लाभ वहाँ पर मिल रहे हैं? क्या वहाँ की सरकारें इस तरह से लाई हैं? क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने साफ भी किया, मुझे कुछ समय पहले का उनका भाषण याद है, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उन्होंने बयान एक कोट किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो मुस्लिम है वो ना तिरस्कृत होना चाहिए, ना पुरस्कृत होना चाहिए, वो परिष्कृत होना चाहिए। यानी कि घृणा का भाव ना हो, लेकिन समान भाव हो, इस तरह का होना चाहिए। शायद प्रधानमंत्री मोदी इसी पर चल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने तो अपनी लाइन सीधी सी क्लियर कर दिया मन भाई। वो नहीं, चाहे शाबानो का केस हो, वो आपको देखा किस तरह से संविधान को तार-तार किया। अगर एक पत्रकार के नाते लाइन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें छोटे भाई को या बड़े भाई को एक तरफा मिलता जाएगा तो दूसरे भाई में दुश्मनी का भाव आएगा ही आएगा। और यही हो रहा है इन सारे फैसलों से। आप लकीर खींच रहे हैं, माइनॉरिटी एक तरफ, हिंदू एक तरफ। भाई संविधान में धर्म, आप एक बार प्रदीप भंडारी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर रिजवान अहमद। एक बार पहले प्रदीप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप आप भी नहीं समझ पा रहे, आपको समझाया डॉक्टर पटेल ने, माइनॉरिटी मतलब रिलीजन से नहीं है। आप लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता होती है, मुझे भी नहीं पता थी, आज पहली बार पता लगी है। डॉक्टर पटेल को बोलिए कि जाके एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार जब मुसलमानों को ओबीसी के अंदर पूरा रिजर्वेशन दे रही थी क्लास बेस, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये वापस से स्ट्राइक डाउन होगा। अमन जी एक चीज मैं आपने कही, मैं वापस से एक बात 10 सेकंड में दोहराऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक पोल हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के बीच में, और 85% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनता, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लॉयर्स को कांग्रेस पार्टी लगा देती और जो 500 साल का इंतजार था वो और आगे 500 साल करना पड़ता था। आज योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आज महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और जाकर जो भी महाकुंभ के खिलाफ बोल रहा है वो अपोजिशन में बैठा है। ये एक डिफरेंस है जो हिंदू जो आज महसूस करता है। परंतु मैं आपकी बात मानता हूं, हम ऐसे तुष्टीकरण करने वालों के साथ में भिड़ रहे हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो शरिया में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल मैं आपसे मान रहा हूं। अरे तो हिंदुओं का तुष्टीकरण करिए ना, किसने रोका है? आप लोगों को करिए ना, बनाइए सनातन बोर्ड, मथुरा काशी अध्यादेश, राम मंदिर करिए ना, किसने रोका है? डॉक्टर रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट भाई। हिंदुओं का हिंदू, ये क्या बात होती है? वो हिंदू को पूछ ही नहीं रहे, उनकी तो लाइन क्लियर है, माइनॉरिटी में हिंदू नहीं। अभी बताया डॉक्टर पटेल ने 4 पर, हिंदुओं को थोड़ी ना मिल रहा है। आपसे हिंदुओं पर मैं कुछ पूछता हूं तो फिर आप कह रहे हम संविधान के तरफ है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो हिंदुओं का भी तुष्टीकरण कहां जाए हिंदू साहब? एक डॉक्टर रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले डॉक्टर रिजवान बताइए सर। जी हाँ अमन भाई, एक तो जो हमारे शायद कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी एक समूह है, इसका मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर पटल पर राज्यसभा की साफ तौर पे मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया था, ना कि माइनॉरिटी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर माइनॉरिटी एक समूह है और इसका मतलब जरूरी नहीं कि मुसलमान हैं, तो हमारे कांग्रेस के साथी ये बता सकते हैं कि 2014 से पहले और आजादी के बाद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हमेशा मुसलमान क्यों बनता था? ये गैर मुसलमान 2014 के बाद क्यों बनना शुरू हुआ? दूसरी माइनॉरिटीज को इसमें जोड़ा गया। जरा उठा के देख लें कि 65 साल कितने माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे हैं और कितने उसमें मुसलमान रहे हैं, कितने सिख रहे हैं, कितने बुद्धिस्ट रहे हैं, कितने क्रिश्चियन रहे हैं। आप ही को उसी आंकड़े से पता चल जाएगा माइनॉरिटी का देश में मतलब क्या है मेरे भाई। डॉक्टर पटेल, माइनॉरिटी मतलब रिलीजन नहीं होता? मेरे मित्र अपॉइंटमेंट से बात करें तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कोई एनालॉजी या कोई कंपैरिजन नहीं है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे सिर्फ एक धर्म का इंसान रखा है तो ये माइनॉरिटी का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप माइनॉरिटी का माइनॉरिटी मतलब क्या, आपकी क्या माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? माइनॉरिटी में परिभाषा जो मेजोरिटी में नहीं है इस देश के अंदर उसको माइनॉरिटी बोला जाता है। यानी आप जो यतेंद्र का सवाल था कि जिन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी है जैसे कश्मीर में, तो वहां पे हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर
कांग्रेस मांग करती है उसकी। इंटरेस्टिंग सवाल है जो यतेंद्र ने पूछा, रुकिए ना एक मिनट। डेफिनेटली। अच्छा, हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैन में माइनॉरिटी में आता है। ठीक है, हाँ बताइए प्रदीप। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मैं कोट करना चाहता हूं कि माइनॉरिटी, रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक दो ही माइनॉरिटी होती है। रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। और ये रहा मनमोहन सिंह का वो बयान अमन जी, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर करके बात कर रहे थे मुसलमानों को ही पहला हक होना चाहिए राइट टू रिसोर्सेज का, और इसी के खिलाफ ये देश का समाज खड़ा हुआ था 2014 के अंदर। मैंने सुना है वो उन्होंने कहा, तो वही तो देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का कांग्रेस पार्टी क्लियर कर रही है। यतेंद्र, आखिरी सवाल जल्दी से आपसे, अभी क्लियर हो गया, आपको कंफ्यूजन वाला आपको इसी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये जो रेस लगी है तुष्टीकरण की रेस में, कांग्रेस सबसे बड़ा फेस बन गई है। ये जो रेस है ना इंडिया अलायंस में, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस या सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म का फेस, उसमें कांग्रेस शायद बाजी मार गई है। क्योंकि लालू ने भी कहा था मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण, याद है लालू का भी बयान था मिलना चाहिए। यतेंद्र जल्दी से। बिल्कुल अमन भाई, और देखिए सबसे बड़ा जो आप इशारा कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी भी इशारा कर चुके हैं कि राम मंदिर वो आज तक नहीं गए। वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, उनकी पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं को देखेंगे, इफ्तार के साथ तस्वीरें मिलेंगी। राम मंदिर में आज तक नहीं गए वो, या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कुंभ में भी नहीं गए। देखिए इफ्तार में जाने से उनका साफ है वोटर को अपने इफ्तार में जाने से गरीबी दूर होती है। इफ्तार में जाने से नौकरी। राम मंदिर बनने से कहा था ना कि महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे तो पेट भरेगा क्या, चलिए पेट ठीक है, पेट भर रहा है यहाँ पर, लेकिन बाकी उन्होंने बोला था ना डुबकी लगाने से पेट नहीं भरता उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला था नौकरियां मिलेंगी क्या, गरीबी मिटेंगी। इफ्तार में जाने से गरीबी मिटती है। सारे महाकुंभ को कोसने वाले चेहरे, राम मंदिर का बॉयकॉट करने वाले सारे चेहरे आपको इफ्तार में नजर आएंगे, सारे चेहरे। अखिलेश यादव राम मंदिर बॉयकॉट इफ्तार, सोनिया गांधी, जया बच्चन वहां पानी को सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर बताने वाली, सबसे गंदा पानी बताने वाली, जो जया बच्चन के शब्द थे, सबसे गंदा पानी महाकुंभ का, ये देखिए इफ्तार। मल्लिकार्जुन खड़गे। एक लाइन और बोलूंगा, कल की बात है पार्लियामेंट की, जो आपने संभल वाला मामला देखा होगा, जो सालार गाजी है, कितने हजारों लाखों हिंदुओं को उसने मारा, लूटा, सोमनाथ मंदिर, वहां के इमरान मसूद कह रहे हैं, वो इमरान मसूद और बर्क जो वहां के सांसद हैं वो कह रहे हैं वो सूफी संत था। क्लियर लाइन है, समाजवादी पार्टी का बाप है। कंक्लूडिंग कमेंट जल्दी से डॉक्टर रिजवान, आप कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड प्लीज सर। महाकुंभ से दूरी, इफ्तार जरूरी। संत वो गलत नहीं कह रहे हैं मेरे भाई, समझिए जिस इकोसिस्टम की आज आप बात कर रहे हैं वो इकोसिस्टम 1000 साल से चल रहा है। 1250 में किसी इकोसिस्टम ने उस गाजी को संत बनाकर पेश किया था बहराइच में। तो जिस इकोसिस्टम की, और जो ये अमन भाई बात बोल रहे हैं कि उन लोगों से सीखना चाहिए, और भंडारी भाई नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल सीखना चाहिए। उस तलवार चलाने वाले कातिल को संत किस इकोसिस्टम ने बनाया? 1250 के इकोसिस्टम ने बनाया, और आप समझते हैं इकोसिस्टम 2025 में आया है। तो मैं तो कह ही रहा हूं ना साहब, कांग्रेस जो कर रही है वो सीखना तो चाहिए। हिंदू बेचारा जाए तो जाए कहां। शुक्रिया प्रदीप भंडारी, डॉक्टर रिजवान अहमद, निकुल पटेल, यतेंद्र। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। ये जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में नया मोड़ आ गया है, बहुत बड़ी खबर है। घर पर जो कथित तौर पर जो बताया जा रहा था एलिजेड कैश जो मिला करोड़ों रुपया, उसमें नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की खबर से इंकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की खबर से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कॉलेजियम ने ऐसी कोई सिफारिश ही नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी राय मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की राय मिलने के बाद ही कॉलेजियम कोई प्रस्ताव करेगी, इस तरह की खबर थी कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहा गया कि जो है करोड़ों रुपया, कथित रूप से जो करोड़ों रुपया मिला है, उसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो सवाल उठे कि भाई अगर एक सो कॉल्ड करप्शन का मामला है तो ट्रांसफर क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं? फिर इन हाउस जांच की बात हुई, लेकिन ट्रांसफर पर ही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया कि अभी ट्रांसफर का है ही, ट्रांसफर नहीं किया गया। एक और बड़ी खबर, फायर विभाग ने भी इस बात से इंकार कर दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिले। मतलब ये कि फायर विभाग भी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा है। दरअसल फायर विभाग ने भी कहा है कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो आग लगी थी और उसमें इस तरह का कोई कैश मिला है, उसको फायर विभाग भी कंफर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये मामला देश की संसद में भी आज उठा। That you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability.
find a mechanism for a structured discussion during course of the session, subject to their. एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है वो यहाँ पर न्याय दे सकेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमें विश्वास करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो न्याय के प्रति जो सम्मान है उसको बरकरार रखे। मुझे लगता है न्यायपालिका को और संवेदनशील होने की जरूरत है। बहुत भरोसा होता है लोगों पर, और वहाँ से अगर इस तरह की टिप्पणियाँ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं लॉ मिनिस्टर से आज जाकर अपील करने वाली हूँ कि ऐसे घटिया जज जिसकी इतनी घिनौनी मानसिकता हो, उनको जज के पदवी पे रहने लायक नहीं है। एक जज के घर पे 15 लाख रुपया 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रांसफर वाली खबर ही गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा को लेकर भले कह दिया कि उनके घर पर हुए अग्निकांड के बाद सो कॉल्ड जो कैश मिला उसके बाद ट्रांसफर से जुड़ी सूचनाएं गलत हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन आज जानते हैं आप, आज इस मुद्दे पर तो देश में बवाल हो गया। संसद से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक विवाद हुआ। लॉयर सामने आए, वकील कि ये आएंगे तो हम नहीं सुनवाई करेंगे, हम नहीं इसमें पैरवी करेंगे किसी केस की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई वकीलों ने दावा किया कि अग्निकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए मिले, ऐसा दावा वकीलों का। दावा यह तक किया गया कि होली की छुट्टियों के दौरान, दरअसल क्या खबर आई कि होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग गई थी। घर पर थे नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बुला लिया। टीम जब आग बुझाने गई तब उनके घर पर पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी, भारी मात्रा में कैश मिल गया। जज के घर आग लगी, परिवार, जज साहब घर पे थे नहीं, परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझी, लेकिन दूसरी आग लग गई, इतना सारा कैश मिल गया आरोपों के हिसाब से। हालांकि फायर डिपार्टमेंट इस कैश मिलने की बात को कंफर्म नहीं कर रहा है, बल्कि डिनाई कर रहा है। इसके बाद यह भी कहा गया साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत खबरें हैं, भ्रामक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव अलग है और इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। हालांकि क्लैरिफिकेशन यह है कि उनके घर से जो कथित रूप से 15 करोड़ मिलने की खबर के बाद आज यह भी खबर आई थी कि केंद्र सरकार, यह बहुत बड़ी खबर थी, कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंतजार करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। बाद में महाअभियोग का प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। आज सबसे पहले मुद्दा संसद में उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद होने की चौंकाने वाली घटना के बारे में पढ़ा। संसद में उठा ये सब। इसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि सरकार न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी निर्देश दे, क्योंकि हुआ ये आरोप क्या लगे कि अगर किसी के घर इतना पैसा, इतना कैश मिल जाए तो उस पर तो लीगल कार्रवाई होगी ना, कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाता है, बहुत कुछ होता है किसी के घर अगर। लेकिन क्योंकि वो जज हैं, उनके घर पर अगर सो कॉल्ड 15 करोड़ जैसा दावा किया जा रहा है अगर मिले हैं तो फिर सिर्फ ट्रांसफर। इसी का जवाब देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि उन्हें जो बात परेशान कर रही है वो ये है कि जज के घर कैश मिलने की बात घटना के फौरन बाद भी प्रकाश में नहीं आई। धनखड़ ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना किसी राजनेता, सुनिए उनके शब्द, इतना सारा कैश किसी पॉलिटिशियन, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी बिजनेसमैन के घर मिल जाता ना तो संबंधित तुरंत हिट लिस्ट पर आ जाता। धनखड़ ने कहा इस मामले में स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराएंगे। सुनिए संसद में क्या हुआ। A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session, subject to their.
अब देखिए, सवाल ये है कि जब फायर विभाग जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने की बात को कंफर्म नहीं कर रहा, बल्कि कुछ इस तरह की खबरें कि डिनाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉलेजियम ने अभी तक ट्रांसफर की ऐसी कोई सिफारिश ही नहीं की है, तो ये दावे किस आधार पर हुए कि उनके घर से 15 करोड़ कैश मिल गया? आग लगी, परिवार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पीछे घर से मिला 15 करोड़। इसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, क्योंकि इसी खबर को लेकर ध्यान से सुनिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को चिट्ठी लिख दी। कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को चिट्ठी लिख दी कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वहां के वकीलों ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि करप्शन के आरोपियों को वहां न्याय दिलाने के लिए भेज दिया जाए, न्याय देने के लिए भेज दिया जाए। हालांकि अब खबर आ रही है साहब कि ट्रांसफर की खबर ही गलत है, लेकिन तब बार एसोसिएशन ने मांग कर दी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर ना किया जाए और उन्हें तब तक न्यायिक कार्य से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए। बार एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुला ली, जिसमें इस बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन मामला बहुत बढ़ा, जज के घर से कथित रूप से 15 करोड़ मिलने का दावा। फायर विभाग ने कहा कि इस तरह की हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रांसफर का कॉलेजियम का ऑर्डर अभी ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन क्या कुछ कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने, सुनिए। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and so we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. कोई भी संस्था और व्यवस्था अब सब पाक साफ नहीं है। कोर्ट और न्यायालय में भी 2-4-5% ऐसे जज हैं जिसके चलते आज भी हमारा संविधान जिंदा है, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जिंदा है। मिडिल क्लास, कॉमन लोग, गरीब लोग अब के लिए न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो चुकी। उधर जस्टिस यशवंत से जुड़ी खबर के अलावा आज एक और बड़ा विवाद हो गया, वो भी जुडिशरी को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा को लेकर जस्टिस राम मनोहर ने एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देश में अलग अलग राय है, जबरदस्त विवाद है। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि पीड़ित की ब्रेस्ट को छूना, कपड़े फाड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ देना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह है। इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और कानून मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की गई। चिट्ठी में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि किसी पीड़ित के प्राइवेट पार्ट को छूना बलात्कार की कोशिश के रूप में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि जिस देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 51 अपराध होते हैं, वहां ऐसे फैसले चिंताजनक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फैसले को लेकर विवाद है, वो यूपी के कासगंज में 2021 में हुई एक घटना से जुड़ा है। इस मामले में कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने कुछ लोगों पर नाबालिग से रेप की कोशिश, अटेम्प्ट टू रेप। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की टिप्पणी को लेकर विवाद है कि यह मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है, लेकिन रेप या रेप की कोशिश के तहत, रेप या रेप की कोशिश के तहत यह केस नहीं आता। सुनिए। देखिए, ये निर्णय कहीं से, ये इस तरह का निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है और इससे हमारे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये जो एक निर्णय आया है ये बहुत गलत है और हमें लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत
रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए। और एक बड़ी खबर पंजाब से है। दरअसल पंजाब के पटियाला में सेना के कर्नल और उनके बेटे से मारपीट के मामले में पंजाब पुलिस की जबरदस्त फजीयत की खबर है। साहब, खबर है कि 13 मार्च की रात को मारपीट पार्किंग विवाद में हुई थी। ये जो मारपीट हुई थी ना, वो पार्किंग विवाद, और पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि जब इस मामले में सीनियर पुलिस अफसरों से कार्रवाई की अपील की गई तो एसएचओ और एसएसपी ने पीड़ित परिवार से बदसलूकी की। इस घटना के विरोध में कल पीड़ित कर्नल का परिवार और कुछ रिटायर्ड आर्मी अफसर पटियाला के जिला अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि यहां पर पंजाब पुलिस की जबरदस्त तरीके से किरकिरी और फजीयत होती नजर आ रही है। 12:15 हम पटियाला पहुंचे हैं। पटियाला पहुंचने के बाद मेरे डैड और मैंने सोचा इस समय लेट हो गया है, तो हमने मैगी खाने के लिए बाहर गए थे। जब हम मैगी खाने गए थे तो उस समय पुलिस के ऑफिसर जो ड्रंक हालत में थे, उन्होंने आके हमारे साथ मिसबिहेव किया। मेरे डैड को बोला गाड़ी हटा लो, नहीं को लत्ता चका देंगे। BCMC की गालियां दी हैं उन्हें। उसके बाद जब मेरे डैड ने ऑब्जेक्ट किया उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि और बोला है कि मैं आपसे सीनियर ऑफिसर हूँ आर्मी का, तो इन्होंने कहा आपके ऑफिसर ही निकालते हैं आपसे हम। और फिर मेरे डैड को साइड से पंच करा है। फिर मेरे डैड अनकॉन्शियस गिरे हैं रोड पे। अनकॉन्शियस गिरने के बाद भी मारते गए हैं ये। जब मैंने अपने डैड को बचाया है तो बचाने पे इन्होंने मुझे भी बहुत मारा है। इन लोगों ने कम से कम 40 मिनट्स हमें मारते गए हैं, और इतने मारने के बाद इनको ये भी नहीं पता था हमें मारा क्यों है आधों को। ये जो मामला है एक बहुत ही दुखद घटना है, ना केवल पंजाब के लिए पर पूरे इंडियन आर्मी के लिए और पूरे देश के लिए। क्योंकि ये घटना जो है इसको आप एक तरह से आर्मी को डिमोरलाइज करने वाला एक बहुत बड़ा जो है घटना मानता हूँ मैं इसको। और रिसेंट पास में 3-4 ऐसे अलग अलग केस हुए हैं। एक उड़ीसा में भी ऐसे केस हुआ था जहाँ पे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसका वो संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ जो है जुडिशियल इंक्वायरी जो उसको ऑर्डर किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब में भी, क्यों पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, इसमें आर्मी के ऊपर इस तरह का अटैक होना ये हमारे पूरे डिफेंस फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए एक बहुत ही डीमोरलाइजिंग इसका जो है इफेक्ट पड़ेगा। और ये एक एंटी नेशनल कार्रवाई मैं इसको मानता हूँ जो इन पुलिस वालों ने किया है। मेरे को नहीं पता कि ये इनको कहीं ISI से इनके लिंक जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, पर जो इन्होंने किया है काम, ये एक देशद्रोह का मामला है और इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए एंड दे शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस।